हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम आपको प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है 12th क्लास में जो दिया गया है n इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस के अपॉन 2 और अपॉन साइन ए अपॉन 2, जहाँ ए प्रिज्म एंगल है और डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन एंगल है। इसके लिए डेरिवेशन करना है हमें, इसको मतलब प्रूफ करना है। तो ये 12th क्लास फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम में बहुत बार कई बार रिपीट हुआ है प्रूफ करने के लिए। तो देखिए चलिए आज हम इसको समझते हैं। क्या है, एक प्रिज्म लिया हमने, एक प्रिज्म लिया, ये एक प्रिज्म हो गया हमारा, प्रिज्म ए बी सी। क्या हो गया? प्रिज्म ए बी सी। ये एक प्रिज्म है ए बी सी। इसका जो एंगल ये वाला है उसको मान लिया ए, एंगल ऑफ प्रिज्म, इसका नाम है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो देखिए इसमें अगर हम इसके डेरिवेट करने के लिए क्या काम करेंगे, हम एक रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट, इस पे हमने इंसिडेंस कराई, ठीक है। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक है। बाहर का जो मीडियम है वो एयर का मीडियम है जिसको बोलेंगे रेयर मीडियम। अंदर का ग्लास का मीडियम है, प्रिज्म ग्लास का है, तो अंदर हो गया ये मीडियम डेंसर मीडियम। तो रे ऑफ लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई है। इसका मतलब है नॉर्मल की, जैसे रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है अपना, कि जब कोई रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ को थोड़ी बेंड हो जाती है। तो क्या है, जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ को बेंड हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल है नहीं। तो क्या काम करेंगे, हम नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हमने नॉर्मल एक ड्रॉ किया, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब रे ऑफ लाइट देखो जानी तो थी ये ऐसे, इस टाइप से सीधी निकल जानी थी, रास्ता इसका ये था। लेकिन क्या हुआ, रेयर से डेंसर में आने की वजह से थोड़ी नॉर्मल की तरफ को बैंड हो जाएगी, मतलब ये ऐसे थी थोड़ी ऐसे हो जाएगी, तो ये थोड़ी बैंड होके ऐसे आगे निकल जाएगी। अब देखिएगा इस वाले सरफेस से तो रिफ्रैक्शन इसका हो गया। अब ये क्या काम करेगी, अब दूसरे सरफेस पे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में को जानी है, रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में को जानी है। तो अब क्या होगा, अब देखिए पहले रेयर से डेंसर में गई तो नॉर्मल की तरफ को बैंड हो गई है। अब डेंसर से रेयर मीडियम में को जाएगी तो नॉर्मल से अवे फ्रॉम हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। लेकिन नॉर्मल तो यहाँ पे भी नहीं है, तो क्या काम करेंगे हम, नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ हमने कर लिया। देखिएगा ये नॉर्मल हमारा ये ड्रॉ हो गया। अब ये रे ऑफ लाइट जानी तो थी, पाथ तो इसका ये था, पाथ तो इसका ये था, लेकिन ऐसे ना जाके थोड़े नॉर्मल से अवे फ्रॉम दूर हो जाएगी, तो ये ओवरऑल ऐसे निकल जाएगी। अब हमने क्या काम करा कि हमने ये चेक करा कि ये अपने एक्चुअल पाथ, जो शुरू का जो इनिशियल पाथ था, इसका रास्ता था, उससे कितना डेविएट होगी, मतलब कितना विचलित हो गई है। तो देखिए इसका जो इनिशियल पाथ था वो था ये, इस टाइप से ये आगे जा रही थी, लेकिन घूम गई इतनी घूम के ऐसे निकल गई है। तो अगर मैं इसको पीछे की ओर बढ़ा के देखूं तो हमें पता चल जाएगा कि कितना एंगल ये डेविएट अपने रास्ते से हो गई। तो देखिए ये जो एंगल बना हमारा, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, और इसको डिनोट करते हैं डेल से, ठीक है। तो ये डेल्टा हुआ और ये इतना एंगल डेविएट हो गई, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लिया हमने Q, इसको मान लिया हमने R, और इसको मान लिया हमने S। तो देखिए ये P Q R S, ये नॉर्मल, इसको मान लिया N, इसको मान लिया M, इसको मान लिया J, इसको मान लिया K, इसको मान लिया L, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पॉइंट्स। तो देखिए इसमें हमने पॉइंट रख लिए हैं। ये एंगल मान लिया हमने इंसिडेंट, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या मान लिया हमने, I, तो I1, और ये एंगल हो गया हमारा R1, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का। सिमिलर कंडीशन में हमने ये अंदर वाले R मान लिए और बाहर वाले हमने केवल I मान लिए। तो ये एंगल I2 है अगर, और देखिए है तो ये रिफ्रैक्शन एंगल ही, हमने बाहर वाले एंगल I में कनेक्ट कर लिए और अंदर वाले एंगल R में बदल लिए। तो देखिए ये एंगल हो गया हमारा R, ठीक।
ये दोनों नॉर्मल एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही क्रॉस करेंगे मान लो। ठीक, अब बात सुनिएगा। बात ये है कि ये वाला एंगल I1 इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। देखिए ये वाला एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होता है ना, तो ये वाला पूरा एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। इसी वजह से अगर ये I1 है और ये भी इक्वल I1 हो गया, इसका एंगल R1, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा I1 माइनस के R1। सिमिलर केस में ये वाला एंगल कितना होगा, I2 माइनस के R2। क्लियर? सिमिलर केस में I2 माइनस के R2 होगा। अब क्या काम करेंगे हम, देखिएगा। देखिए अब इसमें थोड़ी ज्योमेट्री लगा लो। क्या है, या अगर थ्योरी लिखनी चाहो तो थ्योरी भी लिख सकते हैं। लेट अस कंसीडर, या मैं बोल रहा हूं आप लिखिएगा, लेट अस कंसीडर ए प्रिज्म ABC, a prism ABC whose angle of prism is capital A. Suppose a incident ray PQ is incident on surface AB at angle I1, and after double refraction, दो बार रिफ्रैक्शन होने पर, आफ्टर डबल रिफ्रैक्शन, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, it emerge at angle I2 as shown in the diagram. Then from the figure in quadrilateral AQMR, देखिए आपको नजर आ रहा होगा, क्वाड्रिलेटरल AQMR, इन क्वाड्रिलेटरल AQMR। देखिए हम जानते हैं कि किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री होता है। किसी क्वाड्रिलेटरल के, चतुर्भुज के चारों एंगल का सम 360 होता है। अब देखिए यहाँ पे हमें देखने में पता चलता है कि यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ है और यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ है। तो ये देखिएगा ये वाला एंगल टोटल और ये वाला एंगल टोटल क्वाड्रिलेटरल में 90 के हो गए। तो 360 में से दो तो हो गए 90 मतलब 180 के। तो जो रिमेनिंग बचे दो एंगल, एक एंगल ए और एक एंगल एम, एक एंगल ए और एक एंगल एम। जब ये दोनों 180 के हो गए तो दोनों एंगल ए और एम का सम कितना बचा, 180 का बचा। तो यहां पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल एम इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर मान ली हमने 1। नाउ इन ट्रायंगल QRM, now in triangle QRM, इन ट्रायंगल QRM में देखिएगा, देखिए हम जानते हैं किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो देखिए QRM में एंगल, तो देखिए इन ट्रायंगल QMR में जो हमने बताया है कि आपको कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो इसमें जो एंगल है R1, R2 और M, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। देखिए जो कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, R1 प्लस R2 और प्लस M इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर होगी हमारी 2। अब देखिएगा इक्वेशन 1 और 2 दोनों में RHS,
जो राइट हैंड साइड है वो 180 डिग्री 180 डिग्री, मतलब ये वाली साइड दोनों की इक्वल है, तो इनकी एलएचएस भी बराबर होनी चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम यहाँ पे यार लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a प्लस के m, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर होगी नीचे वाली साइड के, इक्वल r1 प्लस के r2 और प्लस के m। तो देखिए एंगल m से एंगल m खत्म हुआ, तो a की वैल्यू कितनी आ गई r1 प्लस के r2। इक्वेशन नंबर मान ली मैंने ये थर्ड। ठीक, अगेन इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल देखो कौन सा, ट्रायंगल QJR, इन ट्रायंगल QJR, ट्रायंगल QJR में देखिएगा किसी ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ट्रायंगल का जो आउटर एंगल होगा वो दूसरे इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा। क्या आप जानते हैं ये कि किसी ट्रायंगल का जो आउटर एंगल होता है वो ट्रायंगल के दूसरे इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। तो देखिए इस ट्रायंगल में QJR में जो इंटरनल एंगल I1 माइनस R1 I2 माइनस R2, ये दो जो एंगल है वो आउटर एंगल, इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो आउटर एंगल डेल्टा के बराबर होगा। तो देखिए हम ये लिख सकते हैं यहां पे डेल्टा इक्वल I1 माइनस के R1, एक तो एंगल ये हुआ, प्लस I2 माइनस के R2, दूसरा एंगल ये। तो देखिए इसको हम सीक्वेंस वे में ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल I1 प्लस के I2, एक साथ लिख लिया I वाले, और R वालों में से माइनस का कॉमन लेकर हमने ऐसे लिख लिया R1 प्लस के R2। इक्वेशन नंबर हो गई है हमारी 4। ठीक, अब देखिए हमारी इक्वेशन ये 3 बन गई और इक्वेशन 4 बन गई। अब हम एक अजम्पशन यहां पे लेते हैं, इफ, या ऐसे मान लो इन मिनिमम डेविएशन कंडीशन, इन मिनिमम डेविएशन कंडीशन, अगर जो डेविएशन हुआ है रेट में यहाँ पे मिनिमम बहुत कम हो, तब क्या होगा, हम देखो कैसे करेंगे, डेल्टा को लिखेंगे हम डेल्टा मिनिमम। क्या लिखेंगे, डेल्टा मिनिमम। जो डेविएशन है डेल्टा उसको लिखेंगे डेल्टा मिनिमम, और क्या करेंगे, I1 के बराबर होगा I2 और इसके बराबर मान लिया मैंने I, और क्या करेंगे, R1 के बराबर होगा R2 और इसके बराबर मान लिया मैंने R। तो देखिए ये 3 अजम्पशन हमें लेने हैं मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में। क्या कि डेल्टा डेविएशन एंगल, डेविएशन मिनिमम डेविएशन एंगल रखेंगे, और I1 I2 बराबर रखेंगे I के, और R1 R2 इक्वल रखेंगे R के। तो देखिए अब क्या काम करना है हमें, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 में R1 और R2 की वैल्यू रखेंगे आप यहां से, A इक्वल R1 की वैल्यू कितनी है R, और R2 की वैल्यू कितनी है R। तो R और R कितने होंगे 2R, और इक्वल A, यहां से R की वैल्यू आ गई है हमारी A/2। इसका बॉक्स में बंद कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 4, अब इक्वेशन 4 का सहारा लेंगे हम, देखिएगा डेल्टा की जगह रख, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 में क्या काम करेंगे, डेल्टा है, डेल्टा की जगह रखेंगे हम डेल्टा m। तो डेल्टा m इक्वल I1 की जगह कितना रखेंगे बच्चों I, I2 की जगह कितना रखेंगे I, और माइनस के R1 की जगह रखेंगे R, और R2 की जगह रखेंगे R, तो ये हो जाएगा हमारा 2R। तो डेल्टा m इक्वल I प्लस I कितना हो गया 2I, और 2R की जगह कितना रख देंगे, ऊपर जो हमने निकाल लिया R की वैल्यू A/2, तो 2 से 2 कैंसिल,
अब देखिए यहाँ पे माइनस का a उधर जाने के बाद कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं 2i इक्वल डेल्टा m प्लस के a। तो यहां से i की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी कितनी, डेल्टा m प्लस के a अपॉन 2, डेल्टा m प्लस के a अपॉन 2। ठीक, ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। अब देखिए आगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, देखो रिफ्रैक्शन में जो स्नेल्स लॉ है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये है स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर। तो देखिएगा इसमें क्या काम करेंगे, n इक्वल टू साइन आई की वैल्यू जो हमने फाइंड की है क्या है, डेल्टा m प्लस के a अपॉन 2 और साइन a अपॉन 2, जो कि हमें रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। तो देखिए इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म निकाल सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस टाइप से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा में आने के लिए। 12th क्लास में बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है, और इसके कुछ न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा आते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को हमारी लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार भी करें।